हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आज सीटेट की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो रही होगी। आज क्लास 6 के एनसीईआरटी अध्याय 9 हिस्ट्री को रीड कर रही हूँ। नए साम्राज्य और राज्य। नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह सादी वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते उसने सोचा था कि वो शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूफले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? वह अरविंद सोचने लगा। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। अरविंद क्या करने जा रहा था? समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। इसका रचना किसने किया गया था? हरिसेन के द्वारा एक काव्य के रूप में किया गया था। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ क्या हो गया? प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे हमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्रीशात करने की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। कवि ने क्या किया है? राजा को एक विशाल राजा, योद्धा, युद्ध कर जीतने वाला राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट, काफ़ी तेज, भरपूर उत्कृष्ट तथा काफ़ी तेज, बहादुर, बुद्धिमान, सब चीज़ों में उसका काफ़ी अच्छे से प्रशंसा किया है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ ऐसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में इधर देखते हैं, थोड़ा कुछ नहीं है था। योद्धा समुद्रगुप्त, देखिए ये प्रशस्ति का थोड़ा सा भाग है। जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, वर्षों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ये समुद्रगुप्त प्रशस्ति का एक लेख है, लिखा गया वर्णन है। अगर हम मानचित्र 7 में देखेंगे तो उसको गौर से देख कर पाएंगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। हमें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। ये देखिए वीणा बजाने वाला राजा, ऊपर में वीणा बजाने वाला राजा है, और समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों में दिखाया गया है। जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, किस तरह वीणा बजाता हुआ है। इस तरह सिक्कों में बनाया जाता था। देखिए यह मानचित्र उस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है। जो हरे रंग का क्षेत्र है वो आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया।
इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। देखिए, जो हरे रंग का है वो आर्यावर्त के 9 शासकों का है, जो लाल रंग का है वो किसका है? दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इसमें 12 शासक आते थे जो समुद्रगुप्त के सामने अपना समर्पण किया था। और तीसरा नंबर में देखिए, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। जो पड़ोसी देश होता था उनको आंतरिक जो क्या बोलते, पड़ोसी देशों का जो आंतरिक घेरा है वो बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, इसमें कौन कौन सा देश है? असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गणिया संघ। अध्याय 5 में अगर बात करें तो अध्याय 5 को याद करने से पता चलता है। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। ये क्या करते थे? ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। कौन कौन देश? असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ थे। उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह इससे किया। क्या किया उन्होंने? अपना समुद्रगुप्त का अधीनता स्वीकार किया और अपना पुत्रियों का विवाह उससे किया। देखिए, ये मानचित्र में दिया हुआ है। ये थानेसर है। और सबसे ऊपर में मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, भरूच, उज्जैन, वल्लभी, सातवाहन, ये दक्षिणापथ का है। देखिए, ये सातवाहन वाला भाग, यहाँ पर जो समुद्रगुप्त को अपना राजा मान लिया था, उससे हार मांग लिया था, ये सब है। विक्रम संवत में देखिए, 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए, विक्रम संवत क्या है? जो 58 ईसा पूर्व में इसको प्रारंभ होने वाला विक्रम संवत को एक परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। किसके नाम से? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय की प्रतीक के रूप में इस संवत की जो शक लोग होते थे, जो शकों होता था, उनके विजय पर उनके प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जो विजय प्राप्त की थी, इसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वंशावलियाँ क्या है? अधिकांश प्रस्तुतियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। ये प्रस्तुति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छविगण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। देखिए, जो वंशावलियाँ थी वो प्रशस्ति के शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के परपितामह, इसके बाद उसका पितामह यानी कि परदादा यानी दादा, परदादा, फिर दादा, इसके बाद पिता और इसके माता के बारे में बताती है। जो उनकी माँ थी कुमार देवी और लिच्छविगण की थी। वो किस गण की थी? लिच्छविगण की थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे और जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी
क्या उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। और समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। यह समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। उसका जो दादा महाराजा था, परदादा था, उनका नाम भी महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाना है और राजा महाराज अधिराज या महाराजा, इन सबको अपने हिसाब से सजाना है, उपाधि के हिसाब से सजाना है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया था और बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने, देखिए हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट जी थे। और संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। उनकी जीवनी कौन सी भाषा में? तो संस्कृत में। क्या नाम था? हर्षचरित। क्या नाम था? हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। इसमें क्या वर्णन है? हर्षवर्धन की वंशावली, फिर उसके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेन-सांग, जो चीनी यात्री थे श्वेन-सांग, जिनके बारे में हमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। देखिए हर्ष कहाँ के राजा बने थे? थानेसर के राजा बने थे। उनके बहुनोई कन्नौज, यानी मानचित्र साथ में दिया हुआ है कि जो दिया हुआ है, कन्नौज के शासक बने। उनके बहुनोई और कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर डाला। देखिए ये पॉइंट देखिए अच्छा से। जब कन्नौज के शासक थे हर्षवर्धन के बहनोई, तो जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संबंध बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। बात करें सफलता की तो मगध तथा संबंध बंगाल को भी जीतकर उन्होंने अपनी पूर्व में सफलता हासिल की थी, लेकिन उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन दैत्य ने उन्हें रोक दिया। जब वह नर्मदा नदी को पार कर रहा था, दक्कन की ओर आगे बढ़ रहा था या बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तब चालुक्य के राजा पुलकेशिन दैत्य ने उन्हें रोक दिया। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की परिस्थितियाँ। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की परिस्थितियाँ क्या है? देखिए इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य की उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। देखिए पल्लव का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम, जो पल्लव की राजधानी थी, उनकी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। देखिए फ्रेंड्स, इसको काफ़ी अच्छा से सुनिए, ध्यान से देखिए। इस काल में जो पल्लव और चालुक्य काल था, तो दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। ये दोनों दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य, उनकी राजधानी कितना दूर फैला था? कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य राज्य का कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। देखिए चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? ऐहोल। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? ऐहोल। फ्रेंड्स मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपका दिमाग में रह जाए और याद रह जाए, आप कभी भूले नहीं। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। देखिए ये कैसा था? ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऐहोल जो था ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। फिर से ये मानचित्र साथ में दिया हुआ है।
आगे पढ़ते हैं। धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। जो ऐहोल जगह था, ये धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। जो पल्लव और चालुक्य थे, एक दूसरे को अतिक्रमण करते थे, बीच बीच में आक्रमण करते थे एक दूसरे पर। जो मुख्य रूप से अपने एक दूसरे की राजधानी को निशाना बनाया जाता था। तो जो समृद्ध शहर थे उसको निशाना बनाया जाता था। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय का जो प्रशस्ति है वो किसके द्वारा रचा हो गया है? रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। जो पुलकेशिन द्वितीय को राज्य मिला था, तो उसके चाचा के द्वारा उसे मिला था। ठीक है। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समृद्ध तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। देखिए, हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। देखिए, जो हर्ष पर तो आक्रमण किया ही था, फिर पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसको कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। जो पुलकेशिन द्वितीय था उनको किसके पीछे? जो पुलकेशिन द्वितीय था वो पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, और पल्लव राजा को कहाँ छिपना पड़ा? कांचीपुरम की दीवार के पीछे। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लेकिन जो चालुक्य का विजय था वो अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। जो पल्लव और चालुक्य था उनको राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे पता चलता है? देखिए, इन राज्यों का प्रशासन कैसे पता चलता है? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। देखिए, प्रशासन की प्राथमिक इकाई कहाँ होती थी? गांव होती थी। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिसन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहित अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाहक। देखिए, एक क्वेश्चन बन जाता है सीटेट के लिए। जो नगर का श्रेष्ठ होता था उसको नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर। जो शहर का व्यापारी होता था उसको सार्थवाहक यानी व्यापारियों के काफिले का नेता व्यापारियों के काफिले का नेता प्रथम कुली का था। मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। जो कायस्थ होते थे तो लिपिकों के प्रधान होते थे, और प्रथम कुली हो गया, ये सब होते थे। इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। जो नगर में होते हैं ये श्रेष्ठी यानी नगर श्रेष्ठी या मुख्य बैंकर कहेंगे, या शहर का व्यापारी। जो सार्थक यानी व्यापारियों के काफिले होते थे। सार्थवाहक वो होते जो व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। ठीक है। और लिपिकों के प्रधान की बात करें तो मुख्य शिल्पकार या कायस्थ होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नई प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे।
जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं जीत दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। देखिए, जो हथियार जुटाते थे, इस तरह के व्यक्ति क्या कहलाते थे? सामंत। हथियार जुटाते थे, कर इकट्ठा करते थे, सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। ये सब लोग क्या होते थे? सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, जो दक्षिण के राज्यों में सभाएं होती थी, किस तरह से? पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ ऊर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। देखिए, नगरम किसका नाम था? व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। जो नगरम होता था वो शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती थी। जो बहुत सी स्थानीय सभा होते थे वो शताब्दियों तक काम करती थी। उस जमाने में आम लोग जनसाधारण की जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। देखिए, जो जनसाधारण की जीवन के बारे में हमें नाटक तथा कुछ अन्य स्रोतों से भी मिलती है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात है कि राजा अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उसका प्रसिद्ध सबसे नाटक कौन सा था? अभिज्ञान शाकुंतलम। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन सा था? अभिज्ञान शाकुंतलम। फ्रेंड्स, कौन सा था? अभिज्ञान शाकुंतलम। आप भी अपने डायरी या नोट्स में लिख कर रखिए, जिससे आपको भूलने की गुंजाइश न हो। दुष्यंत नामक एक राजा, शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे की एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा उस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया। देखिए, चीनी तीर्थयात्री फासियन, कौन था? फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। देखिए, एक जगह बाणभट्ट द्वारा रचित है। राजा की सेना, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इसमें हथियारों की अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, आसबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले,
ये सब भी थी। आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवर की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गाँव वालों की झोपड़ियाँ हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बानभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में। फिर क्या हुआ? जो ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे ना। बानभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। इस तरह से कैसे वहाँ के राजा, सिपाही किससे काम किए जाते थे ना, जिससे आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती होगी। देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट तिथियाँ हैं। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुआ था और हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले हुआ था। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आ रही होगी और इस तरह से आप अपना स्टडी पूरा कर सकते हैं। आप कहीं भी हो, काम करते हो या कम पढ़ाई कर पा रहे हैं तो आप सुनकर भी इसका तैयारी कर सकते हैं। और मेरे आशा है कि आप लोग का सीटेट काफ़ी अच्छे से निकल जाए या कोई भी एग्ज़ाम हो जिससे आपका SST पेपर रहता है, इसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू।